उत्तराखंड में आज मानसून सत्र का दूसरा दिन। धामी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। विपक्ष ने सत्र के छोटे होने पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट। छोटे शहरों और कस्बों में भी शुरू हुई कटौती। प्रदेश में बिजली की मांग 5.3 करोड़ यूनिट रिकॉर्ड। बारिश बंद होने के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 15 सितंबर से शुरू होगी राफ्टिंग। बारिश से खराब हुई सड़कों ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड में पैर पसार रहा डेंगू। 700 के करीब पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या। जांच रिपोर्ट आने में देरी से मरीजों को हो रही है परेशानी। यूपी सीएम योगी के परिवार में खुशियां। यूपी सीएम के छोटे भाई का सेना में प्रमोशन। गढ़वाल रेजिमेंट में तैनात शैलेंद्र बिष्ट बने सूबेदार मेजर। रुड़की से हरिद्वार जा रहा वाहन हादसे का शिकार। वाहन पलटने के बाद लगी भीषण आग। 115 पेटी देशी शराब जलकर राख। बाल बाल बचा ड्राइवर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। देहरादून से खबर बता दें आपको। देहरादून से खबर, जहां विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। 1100 करोड़ का अनुपूरक बजट विधेयक होगा पेश। धामी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के लिए तैयार। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज विधानसभा में 1100 करोड़ का अनुपूरक बजट और विधेयक होगा पेश। आपको बता दें कि धामी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के लिए है तैयार। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। बता दें कि विधानसभा में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 1100 करोड़ का अनुपूरक बजट और विधेयक होगा पेश। साथ ही मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामेदार होने का आसार है। बता दें कि विपक्ष ने सत्र छोटे होने पर सवाल उठाया है। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। 1100 करोड़ का अनुपूरक बजट और विधेयक होगा पेश। साथ ही सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि सत्र के छोटे होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। साथ ही विपक्ष इसको लेकर हमलावर भी है। 1100 करोड़ का अनुपूरक बजट और विधेयक किया जाएगा आज पेश। बता दें कि देहरादून विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। धामी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बता दें कि मानसून सत्र के छोटे होने की वजह से विपक्ष हंगामेदार है। मानसून सत्र काफी छोटा है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज 1100 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है धामी सरकार। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की मंगलवार को शुरुआत हो गई। आज सदन के सत्र का दूसरा दिन होगा। कल सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में वही उठाने देना चाहती है। यही वजह है कि सदन की अवधि को बेहद छोटा रखा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 8 सितंबर तक चलेगा। आज सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। 7 सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। 8 सितंबर को अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई है। विपक्ष के नेता सदन के बाहर धरने पर बैठे। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में नहीं उठने देना चाहती है। यही वजह है कि सदन की अवधि को बेहद छोटा रखा गया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि कल सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी।
7 सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। 8 सितंबर को अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। तो वहीं विपक्ष ने सत्र के दौरान अतिक्रमण, बेरोजगारी, आपदा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार जो नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली और जो संसदीय परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार लगातार उनकी अनदेखी करती रही है। पिछले 2022 और 2023 2 दिन का सत्र मात्र 12 दिन में समेट दिया गया और इस सत्र को भी संक्षिप्त किया गया है। अनुपूरक बजट पारित हो, इसके लिए यह बजट अनुपूरक बजट लाने के लिए, पारित कराने के लिए आनंद फानंद में यह सत्र बुलाया गया है। और जैसा मैंने कहा कि नियमावली में साफ तौर से कहा गया है कि 14 दिन पूर्व सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा सचिव के माध्यम से सूचना दी जाती है कि सदन आहूत करने जा रहे हैं। अच्छे माहौल में बैठक हुई और मैं सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ। बातचीत वही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्र में जो चले, लोग जो आए वो अपना, जो सदस्य आए वो अपनी बातों को रखें, प्रश्नों के जो जवाब हो वो हो सकें और अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में समय का उपयोग करते हुए हम इस सत्र को चलाएं। वहीं सदन में खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी विधानसभा से बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने सरकार पर आपदा प्रभावितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सरकार मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों के पुराने सभी ऋण और बिजली की बिल माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों को 11,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा देने की भी सरकार से मांग की है। 1,000 रुपए, 1100 रुपए का मुआवजा प्रति बीघा। 1 बीघा जमीन को जोतने में 1100-1200 रुपए, 2,000 रुपए का डीजल लग जाता है और जहां किसान की 80% तैयार फसल बर्बाद हो गई है, वहां पर 1100 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा देने की बात करते हैं। मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा कि जिनके घरों में पानी घुस गया है, जिनके घरों में पानी बाढ़ का आ गया है, हम उन्हें 2,500 रुपए देंगे। मैंने उनसे कहा मैं आपके घर में पानी भर देता हूं, 2,500 रुपए मैं आपके दूंगा, आप तैयार हैं? पिछले लगभग 1.5 साल से पहला जब इस विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने गंगा नदी के तटबंध और सोलानी नदी के तटबंध के बारे में अवगत कराया था और बताया था कि ये तटबंध कभी भी टूट सकते हैं और भारी बाढ़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसको दिखवाऊंगा और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी किया जाएगा। 1.5 साल बाद भी माननीय मंत्री जी का वही हाल है, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, यहाँ रहेंगे तो पता लगेगा। उनके यहाँ वैसे भी कम्युनिकेशन वन वे है, क्योंकि उन्हें प्रवचन देने की आदत है और सामने वालों को सुनने की आदत है, तो वो समझते हैं जनता भी जो है वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं बोलूँगा वो सुने, वो जो बोलेंगे उनकी आवाज़ मुझ तक ना आए। कुल मिलाकर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। एक तरफ जहां विपक्ष सदन में अतिक्रमण, बेरोजगारी, आपदा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर सदन की छोटी अवधि को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष इस अवधि में सत्र को शांतिपूर्ण चलाकर जनहित के मुद्दे को नहीं उठा सकता? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के पथरी रोहपुल के पास गंग नहर पटरी पर रुड़की से हरिद्वार देशी शराब लेकर आ रहे वाहन छोटा हाथी के अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। अभी वाहन को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में वाहन में रखी 115 पेटी देशी शराब व वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। राहगीरों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वाहन और शराब जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बेटा इधर ओ इधर जा। मिलते ही अविलंब जो है एफएस से रवाना हुए। यहाँ अगर देखा थी छोटा हाथी था, तो वो रुड़की से मीरपुर जा रहा था।
और ड्राइवर के वही कथनानुसार वो बता रहा था कि टायर में आग लगने से जो है ये घटना घटी। वो जैसी वो घटना घटी वो गाड़ी से कूद गया था और बाकी कुछ नहीं है। बाकी नुकसान का आकलन उनसे पता करके ही तभी जो है पता चल पाएगा। ये पौवे हैं, इसमें कच्ची देसी शराब। उधम सिंह नगर में विदेश से आई फोन कॉल ने एक किशोरी की जान बचा ली। जहां इस मामले में पुलिस की वाहवाही हो रही है, जो कि क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद की रहने वाली एक युवती ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने से रिलेटेड एक पोस्ट डाली, जिसके बाद इंस्टाग्राम से आई कॉल के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और किशोरी को रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की और उसके परिजनों को अवगत कराया, जिससे उसकी जान बचा ली गई। विजिलेंस का काम जो है वो चलता रहता है। उसमें हम लोग जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि नोटिसेबल हैं साइबर वर्ल्ड में, हम उनको नोटिस करते रहते हैं। तो इसी क्रम के दौरान एक हमें इनपुट प्राप्त हुआ, जिसमें देर रात 22 अगस्त को एक सूचना मिली थी कि एक युवती है जो कि बाजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसकी लोकेशन इत्यादि ज्ञात करके तत्काल हम लोगों के घर पे जाके उस महिला को रेस्क्यू किया गया, उस युवती को। उसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग करने के बाद परिवारजनों की सहायता से उसको रिहेबिलिटेट किया गया। और ये निश्चित रूप से पुलिस का बहुत ही अच्छा वर्क था और इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है और साथ में एक पुलिस ने एक जीवन को बचाने में सफलता हासिल की। जिले में भले ही खनन बंद पड़ा हो, लेकिन सिडकुल बहादुराबाद हाईवे और ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर में खनन के अवैध भंडारण बिना किसी परमिशन के चलाए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं सड़क किनारे अतिक्रमण को भी दर्शाता है। तो वहीं इन्हीं अवैध खनन भंडारणों की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। अब इन अवैध खनन भंडारण के ऊपर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि जनपद में फिलहाल किसी भी तरह के खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई है। हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोगों द्वारा अवैध भंडारण किया जा रहा है। जल्द ही प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर अवैध तरीके से संचालित हो रही खनन भंडारणों पर कार्रवाई की जाएगी। टीम तो ऑलरेडी बनी रहती है, लेकिन अभी जो शिकायतें मिल रही हैं उनको चेक करने के लिए, जिन्होंने अवैध रूप से खनन सामग्री वगैरह इकट्ठा कर रखी है, तो उसको चेक हम करेंगे। और सड़क किनारे खासकर जिन लोगों ने जमा किया है और जिन्होंने खाली प्लॉटों में जिन्होंने जमा किया है, तो कहीं ना कहीं अगर ये पाया जाता है तो इसका मतलब सीधा अर्थ ये माना जा सकता है कि अवैध खनन हो रहा है और उन लोग वहाँ से अपने इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर टिहरी से है, जहां नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में मोटे अनाज पर 1 दिवसीय विज्ञान सेमिनार वर्ष 2023 का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में टिहरी जिले के 9 विकास खंडों से 18 प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने हिस्सा भी लिया। श्री अन्न एक मूल्यवर्धित अथवा भ्रांति आधार विषय पर आयोजित इस विज्ञान सेमिनार में प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने बेबाकी के साथ मोटे अनाज पर अपने तर्क संगत विचार प्रस्तुत किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था, अब पूरे जो जितने भी खाद्य और पोषण वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, वे हमारे परंपरागत अनाजों का एक बहुत ही समृद्ध भंडार रहे हैं और हमारी पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए जीवन, पोषण और शक्ति का आधार रहे। हमारी बीच की पीढ़ी में दुर्भाग्य से जो मिलेट्स है, जो मोटे अनाज है, जिसको श्री अन्न नाम दिया है सरकार ने, वो महत्वहीन होते चले गए
और अब फिर से उसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। और उस बीच में हमने इस दशक में देखा है कि किसानों को इन अनाजों से बहुत अच्छी आय भी हो रही है, और उसके अलावा जो कुपोषण के सवाल थे उनका समाधान करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। नरेंद्र नगर में विज्ञान सेमिनार के अंतर्गत श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार के विषय पर बच्चे विभिन्न तरह के भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हम मोटे अनाजों को बढ़ावा दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें श्री अन्न के सेवन करना चाहिए। इससे विभिन्न रोगों की भी रोकथाम होती है और साथ ही साथ यह हमारे पर्यावरण को भी स्वस्थ। आज जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार में हम सब ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमें काफ़ी कुछ जानने के बाद मिला। मिलेट्स, जिसका टॉपिक है मिलेट्स अ सुपर फूड और अ डाइट फेयर। इस विषय का चर्चा इस बार बहुत हो रही है, क्योंकि इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहले श्री अन्न का बहुत उगाया जाता था। हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका उत्पादन बहुत करते थे, लेकिन अब इसका उत्पादन बहुत घट चुका है। इस साल भारत सरकार ने इसके प्रोत्साहन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन आदि पाए जाते हैं। ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें, और ये किसी भी मौसम के अनुकूल उगाए जाते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों का रुख करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसके चपेट में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मामला उत्तरकाशी जिले ब्रह्मखाल का है, जहां व्यापारी और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के आशियाने गलत तरीके से तोड़े जा रहे हैं, जिससे व्यापारियों का शोषण हो रहा है। स्थानीय व्यापारी राकेश परमार और सुरेश चंद्र रमोला ने बताया कि एनएच और जिला प्रशासन अतिक्रमण भेदभाव करके तोड़ रहा है और रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मखाल बाजार अलवेदर सड़क के अंतर्गत है और यहां पहले चौड़ीकरण हो चुका है। तो इसी मामले पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि जब सड़क माप के तहत कट रखी है तो अब बिना नक्शे, बिना मानक के कैसे हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सरकार से न्याय की मांग की और गलत तरीके से तोड़े जा रहे भवनों का मुआवजा देने की बात उठाई। यहाँ पे जो है शासन प्रशासन द्वारा हमारे प्रतिष्ठानों को ज़बरदस्ती तोड़वाया जा रहा है, जबकि अतिक्रमण के नाम पे, जबकि हमारा ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। 1-1.5 फीट 2 फीट इससे ज़्यादा किसी कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन साबुत यहाँ पे अतिक्रमण है। अवैध अतिक्रमण में जो मकान बने हुए हैं उनकी तरफ न तो वहाँ कोई चिन्हीकरण है, न किसी के मकान पर कोई चिन्हीकरण है, और न उनके लिए कोई ऐसा नोटिस है। जबकि हमारे 1-1.5 मीटर 1-1.5 फीट इस दायरे में जितने लोग हैं सबने अपना तुड़वा दिया है। लेकिन मेरा प्रशासन से ये कहना है कि इसको, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इसको हमको न्याय तब मिलेगा जब इसको सही ढंग से देखा जाएगा। बीते दिनों गाजियाबाद स्तर तहसील में चैम्बर में बैठे हुए अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के बाद उत्तराखंड प्रदेश के अधिवक्ताओं ने इस घटना पर निंदा प्रकट की। गाजियाबाद में मृतक एडवोकेट मनोज चौधरी के बहनोई ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले हत्यारोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी क्रम में मंगलौर कस्बे में बार संघ के अधिवक्ताओं ने इस निंदनीय घटना पर शोक प्रकट करते हुए सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा एक्ट और हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग की। एडवोकेट राजू सिद्दीकी ने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या की घटना बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एडवोकेट को गोली मारी जा रही है। ऐसी ही घटना मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता के साथ भी हुई है। उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सीधी सी बात है, अधिवक्ता के पास जाएगा और अधिवक्ता उसको पूरा सहयोग करता है। लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए इसमें, ये सब वकीलों को लेकर डॉक्टर से आपके चैनल के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि एक वकील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें 3 लोग आते हैं और आकर उनके चैम्बर में, जबकि वो खाना खा रहे थे, उनके सर में गोली मारकर उन्हें मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि जैसे कि और एक्ट हैं, इसी तरह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी लागू होना चाहिए। ये घटना तो आपकी गाजियाबाद में हुई है, इससे पहले हमारी बार एसोसिएशन रुड़की में भी एक अधिवक्ता जो राव उस्मान जी थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका भी खुलासा उसकी जांच ठीक तरीके से नहीं हो पाई और न ही ठीक तरीके से जो आरोपी उसमें थे वो उसमें पकड़े हो पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो गाजियाबाद का मामला है उसमें फास्ट ट्रैक में आपका मामला जाना चाहिए और जिन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया है उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए जाएगा। इसलिए जिसने ऐसा किया है, जो ऐसा कर रहे हैं और करने के फिराक में है, उन लोगों को पहले ही पुलिस प्रशासन या सरकार द्वारा सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए और अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट प्रभावी रूप से लागू कर देना चाहिए, जिससे समाज का एक अच्छा स्तर बचा रहे और जिससे न्याय प्रणाली और कानून प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। खबर लक्सर के सुल्तानपुर से है, जहां ड्रग्स व नारकोटिक विभाग ने पुलिस के साथ कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सुल्तानपुर नगर पंचायत के सलाउद्दीन नाम के मेडिकल स्टोर संचालक को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि जिले भर से ड्रग्स नारकोटिक विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि कई मेडिकल स्टोर संचालक नशे का कारोबार कर रहे हैं, जिसके चलते ड्रग नारकोटिक विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। जो है मॉर्निंग टू इवनिंग आप पूरा हम लोगों ने पुलिस के साथ एंटी नारकोटिक टीम और सीओ लक्सर जी के निर्देशन पे सारे पुलिस टीम मेरे साथ थी। तो कुछ लोगों की शिकायतें थी जो कि नारकोटिक दवाइयाँ बेच रहे हैं और कहीं कहीं कुछ स्पूरियस दवाइयों की भी शिकायतें हमारे पास थी। तो आज जो है पूरे दिन काम करने के बाद अभी हमें सफलता मिली है और एक कंप्लेन आई थी सलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो कि सुल्तानपुर पे नशे का कारोबार कर रहा था और वो अभी मेरे द्वारा जो है पुलिस टीम के साथ पकड़ लिया गया। पौड़ी जिले में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग की टीम अब गांव-गांव पहुंचकर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ग्रामीणों से फीडबैक लिया जा रहा है। पौड़ी श्रीनगर मार्ग के करीब पड़ने वाले गांव खंडाह में परिवहन विभाग की टीम और आरटीओ अनीता चंद ने ग्रामीणों को जागरूक किया और बताया कि आखिर किस तरह से यातायात नियमों का पालन न करने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहन चालक हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। हमने कई बार जब हम रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं तो हम ज़्यादातर चालकों को बता रहे बार ये पहल की कि गांव में भी जाकर हम लोगों को जागरूकता के बारे में बताएं। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत हम लोग पहले स्कूलों में जाया करते थे, यूनियन में भी जाया करते थे। इस बार हमने एक नई पहल की है कि हम गांव के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर सकें, सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बता सकें और किस प्रकार से उन्हें रास्ते में मार्गों में चलना है, चाहे पैदल हो, चाहे वाहन हो और चाहे वाहन के अंदर सफ़र कर रहे हों, किस प्रकार के नियमों का पालन करें, किस प्रकार से अपना ध्यान रखें, इसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया और हमारी आशा है कि वो भी अपने परिवार को और अपने समाज में सभी को जागरूक कर सकेंगे। जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये संदेश जाएगा। और खासतौर कि जो हमारे सड़क के किनारे जो गांव हैं, यातायात यहाँ पे बहुत तेज चलती है। इसके समय सुझाव देने के लिए बहुत अच्छा है कि इससे कुछ ज्ञान अर्जित होगा ताकि आगे की आने वाली पीढ़ी है, आजकल के बच्चे जो हैं लापरवाही से चल रहे हैं।